हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल फन स्कूल में। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं मेडिवल यूरोप सोसाइटी की, जिसमें जब 9वीं और 16वीं शताब्दी में बहुत से सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे। जब रोमन एम्पायर का पतन हो गया, तब बाहरी देशों जैसे जर्मनी और उसके आसपास के ईस्टर्न यूरोप से सेंट्रल यूरोप के इटली, स्पेन और फ्रांस में लोग बसने लगे थे। इतिहास में इन बातों का पता हमें कैसे लगा, ये आपके मन में बहुत बड़ा सवाल होगा। तो वहाँ ऐसे बहुत से मटेरियल मिले, जैसे डॉक्यूमेंट, लैंड ओनरशिप की डिटेल, लीगल केसेस, ऐसे तमाम चीज़ें मिले हैं। इसके साथ उस टाइम में चर्च में ही शहर वासियों के जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र भी दिए जाते थे। इसके भी वहाँ पर सबूत मिले। उस टाइम प्रिंट मशीन नहीं होती थी, तो वो हाथ से लिखकर प्रमाण पत्र मुहैया कराते थे। उनकी हैंडराइटिंग भी खूब कमाल की हुआ करती थी। इसके साथ उस टाइम में आयात निर्यात, ट्रेड का भी लेखा जोखा भी रखते थे। तो इन्हीं सभी चीज़ों से हम सभी उस टाइम की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बातों को जान पाए। अब मैं आपको इधर उधर की बातें ज़्यादा ना बताते हुए 3 ऑर्डर के बारे में बताता हूँ, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो जैसा कि आपको पता है, जीसस क्राइस्ट के बॉर्न के बाद से ईसाई धर्म का उदय हुआ था और उस वक्त रोमन एम्पायर राज करते थे। इज़राइल से क्रिश्चियनिटी शुरू हुई और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। पूरे यूरोप के अधिकतर लोगों ने क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया, लेकिन समय के साथ 9वीं और 16वीं शताब्दी में सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस आने लगे, क्योंकि उस वक्त रोमन के पतन के बाद कोई भी पॉलिटिकल पावर नहीं था जो कि सेना को कंट्रोल करे, साथ ही लोगों के लिए रिसोर्स अवेलेबल कराए ताकि गांव के लोग सही से रह सके। लोगों के पास अपनी ज़मीनों को पाने में कठिनाइयां होती थी, क्योंकि कोई भी लॉ ना होने की वजह से कोई भी किसी की भी ज़मीन को ले लेता था। फिर सभी ने मिलकर एक बड़े ज़मीन के टुकड़े का कंट्रोल चर्च को दे दिया, जैसा कि सभी यूरोपियन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। अब इस ज़मीन के टुकड़े में सभी गांव वासियों के घर, खेत, चर्च आते थे। उस टाइम चर्च सिर्फ प्रार्थना स्थल नहीं था, बल्कि उसमें सरकारी कामकाज भी होते थे और चर्च ही यूरोप में ज़्यादातर ज़मीनों को अपने कब्जे में रखे हुए थे। और यहीं से शुरुआत हुई फ्यूडलिज्म की, यानी सामंतवाद की। तो फ्यूडलिज्म को अगर 2 हिस्से में तोड़ दें तो ये होगा फ्यूडल और इज्म। फ्यूडल लैटिन शब्द फ्यूडलिज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ज़मीन का टुकड़ा, और इज्म का मतलब वाद होता है। तो सामंतवाद में सोसाइटी को 3 ऑर्डर में बांट दिया गया है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं क्लर्जी, वे लोग जो चर्च में काम करते थे, जैसे पादरी, पोप। फिर सेकंड नंबर में नोबेल, मतलब वे लोग जो कुलीन यानी अमीर लोग जो हाई पोस्ट पर थे, चाहे वो सैनिक हो या चर्च में काम करने वाले हो। इन 2 ऑर्डर, क्लर्जी और नोबेल, को टैक्स में छूट दी गई थी। आगे आखिरी ऑर्डर था पीसेंट, यानी कि किसान, और इन्हीं पर भारी टैक्स और बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था इनसे। आगे चलकर इसी के कारण फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बात करते हैं फ्यूडलिज्म के क्या फ़ायदे और नुकसान थे, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो अगर फ़ायदे की बात करें तो फ्यूडलिज्म में लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप किया गया।
इससे मोनार्च पावर को कमजोर किया गया। इसी के साथ फ्यूडलिज्म में आर्ट और लिटरेचर को बढ़ावा मिला। लेकिन फ्यूडलिज्म के नुकसान की बात करें तो मोनार्च के पावर कमजोर होने का नतीजा ये हुआ कि अब किसानों पर अत्याचार बढ़ गया। समाज 3 ऑर्डर में बंट गया, जिससे राष्ट्रीय एकता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। आगे मैं आपको बताऊं, मार्क ब्लॉच फ्रांस के एक स्कॉलर थे जिन्होंने फ्यूडलिज्म के कॉन्सेप्ट पर काम किया था। उन्होंने इस मुद्दे पर बहस किया कि ये ना सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री है, बल्कि इसमें महान लोगों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी शामिल है। उनकी एक किताब थी जिसका नाम था फ्यूडल सोसाइटी, जिसमें उन्होंने 900 से 1300 ईस्वी के यूरोपियन सोसाइटी के बारे में जिक्र किया हुआ है। और इनके बुक से ही हम सामाजिक संबंध, 3 ऑर्डर्स, ज़मीन से रिलेटेड अफेयर्स और उस टाइम के कल्चर के बारे में जान पाए। फ्यूडलिज्म का बीज रोमन एम्पायर ने ही डाल दिया था। बाद में फ्रांस के राजा शर्लेमेन के राज के दौरान लोगों ने इसे इस्टेब्लिश कर दिया था। फिर ये धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया। अब थोड़ी नज़र आर्थिक संरचना पर डालते हैं। फ्यूडलिज्म एक तरह से कृषि उत्पादन से रिलेटेड है, जिसमें लॉर्ड यानी ज़मीन का मालिक और पीसेंट यानी किसान के बीच में संबंध स्थापित किया जाता था। किसान अपनी ज़मीन में खेती करते थे, साथ ही वो ज़मीन जिस मालिक यानी लॉर्ड के अंडर में आते हैं उसके लिए भी काम करते थे। लॉर्ड के लिए काम के बदले में उन किसानों को सेना की तरफ से सुरक्षा दी जाती थी, और लॉर्ड ही थे जो किसानों के न्यायिक मामलों को भी देखते थे। इस तरह हम कह सकते हैं लॉर्ड सभी जमीन का सर्वे सर्वा था और किसान उनके अधीन थे। इसलिए आर्थिक दृष्टि से देखें तो फ्यूडलिज्म भी शुरू हुआ ताकि वो पॉलिटिकल और सोशल दोनों को कवर कर सके। वैसे फ्यूडलिज्म की शुरुआत तो फ्रांस से ही हुई थी, लेकिन फ्रांस का नाम फ्रांस कैसे पड़ा इसके पीछे भी इतिहास है। रोमन एम्पायर के टाइम एक राज्य था जिसका नाम था गाउल। वहाँ पर बहुत बड़ा कोस्टल लाइन था, साथ ही माउंटेन रेंज, लंबी नदियाँ, जंगल और बहुत बड़े प्लेन वाले एरिया थे जो कि खेती के लिए बहुत अच्छी जगह थी। फिर आगे जर्मनी के आदिवासियों ने इसका नाम फ्रैंक रख दिया और आगे नाम बदलकर हो गया फ्रांस। 6th सेंचुरी में वो रीजन क्रिश्चियन फ्रैंकिश के अंडर में आ गया और फ्रेंच और मजबूत बना जब शर्लेमेन वहाँ नया सम्राट बना। फ्रेंच के पादरियों का नज़रिया था कि वहाँ के लोगों को उनके काम के हिसाब से बांटा जाना चाहिए। तो चर्च के बिशप ने कहा कि यहाँ कुछ प्रार्थना करेंगे, कुछ लड़ेंगे और कुछ दूसरे काम करेंगे। ये 3 ऑर्डर बने, क्लर्जी, नोबेल और पीसेंट्री। बात करें पहले ऑर्डर की तो यूरोप के क्रिश्चियन जो बिशप के द्वारा चुने जाने वाले पादरी पहले ऑर्डर में आते हैं। इन्होंने ही इस फ्यूडलिज्म सोसाइटी को बनाया था। बिशप और पादरी वेस्टर्न चर्च के हेड होते थे और पोप जो रोम में रहते थे। कैथोलिक चर्च मेन था जो राजा पर डिपेंड नहीं था। चर्च के खुद के कानून थे, खुद की ज़मीन थी। सभी गांवों में चर्च थे जहां हर संडे को लोग इकट्ठा होते थे और प्रार्थना करते थे। अगर कोई व्यक्ति पादरी बनता है तो वो शादी नहीं कर सकता। इसके साथ सर्फ यानी किसानों के खेत में काम करने वाले लोग, जिसको हम दास किसान कह सकते हैं, और साथ ही औरतें पादरी नहीं बन सकते। चर्च के पास ये अधिकार था कि वो फसल का 1/10 हिस्सा किसानों से ले सकता है। चर्च में इसके अलावा डोनेशन से भी पैसा आता था। आज हम गॉड के लिए लॉर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये फ्यूडल कस्टम से ही आया है। अब है दूसरा ऑर्डर जो है नोबिलिटी। इसमें उस टाइम अमीर लोगों ने बड़े ज़मीन के हिस्से को खरीद लिया था और उसे रेंट पर किसानों को दे दिया था। इसका रिजल्ट ये था कि एक
ओल्ड कस्टम निकली जिसे कहते हैं वैसालेज यानी गुलामी। इस परंपरा में नोबल को एज अ किंग की तरह ट्रीट करते थे वे लोग। उन्हें सेंग्नियोर या लॉर्ड कहते थे और सारे न्यायिक काम करते थे। उन्हें प्रोटेक्ट रखने का आश्वासन भी देते थे। नोबल चर्च में बाइबल पढ़कर कसम खाता था कि सभी लोगों की वे रक्षा करेगा। नोबल को हर चीज़ों में छूट मिलती थी। उन्हें ना तो कोई टैक्स देने की ज़रूरत थी, उनके पास पावर था कि वो अपने सिक्के और कानून को निकाल सकते थे। नोबल के घरों को मैनर कहते थे। किसान नोबल की ज़मीन पर काम करते और बदले में उन्हें सेना की तरफ से प्रोटेक्शन दी जाती थी। ये सोल्जर जिन्हें नाइट कहा जाता था वे भी नोबल में ही आते थे। आखिरी ऑर्डर था थर्ड ऑर्डर। यही ऑर्डर दबा कुचला ऑर्डर था जिसमें किसान आते थे। अब किसान भी दो तरह के थे, एक थे फ्री और दूसरे थे अनफ्री। मतलब एक वो किसान जिनके पास खुद की ज़मीन होती थी वे फ्री थे, लेकिन एक वो किसान जो उन किसानों के वहाँ काम करते थे उन्हें अनफ्री कहते थे। इन्हें दास किसान भी कह सकते हैं। दोनों तरह के किसानों को अपने कामों जैसे गड्ढा खोदना, लकड़ी इकट्ठा करना, कपड़े बुनना, मोमबत्ती बनाना जैसे कामों के पैसे नहीं मिलते थे। यही ऑर्डर रोड को मेंटेन करते थे, बिल्डिंग बनाते थे, पर कुछ भी मेहनताना नहीं मिलता था। बदले में उन्हें सिर्फ सैनिकों से प्रोटेक्शन दिया जाता था। वे जो कुछ भी उगाते थे उन्हें टैक्स के तौर पर देना होता था। ये टैक्स क्लर्जी और नोबल पर लागू नहीं होता था। किसानों को लॉर्ड की ज़मीन को छोड़कर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वे छोड़कर जा सकते थे अगर उन्हें लॉर्ड परमिशन दे। लॉर्ड ये तय करते थे कि किसान किससे शादी करेंगे। इन तीन ऑर्डर्स के अलावा एक फोर्थ ऑर्डर भी था। जब एग्रीकल्चर की नई टेक्नोलॉजी ढूंढी गई तब वो एरिया तीन एरिया में प्रोग्रेस करने लगी। वो था पॉपुलेशन, ट्रेड और टाउन। अब यूरोप की आबादी बढ़कर 42 करोड़ हो गई साल 1000 ईस्वी में, और 1200 ईस्वी आते आते 62 करोड़ हो गई। इस तरह 1300 आते आते 73 करोड़ हो गई। बढ़ती जनसंख्या का नतीजा हुआ कि टाउन को डेवलप किया गया। किसानों को जरूरत पड़ी कि वो अपने फसलों को उगाकर बेचें। उससे वो नए टूल और कपड़े खरीद सकते थे। अब शहरों के निर्माण से वहाँ टाउन स्क्वायर, चर्च, स्ट्रीट बनवाए गए। उस शहर में कमाए गए पैसों को लॉर्ड को टैक्स के तौर पर देना होता था, क्योंकि लॉर्ड ही उस जमीन के मालिक थे। फिर लोगों ने शहरों में दुकानें बनानी शुरू की। फिर लोगों के पैसे जमा करने के लिए बैंक बने, जस्टिस के लिए कोर्ट बने। बड़े शहरों की आबादी 30,000 के आसपास थी और यही बने फोर्थ ऑर्डर। हैंडीक्राफ्ट भी बनाकर लोग सेल करते थे। उन्हें गिल्ड कहते थे। वे सामान की क्वालिटी और प्राइस खुद तय करके बाजार में बेचते थे। इस तरह ये व्यापारी वर्ग जो कि फोर्थ ऑर्डर बने, ये अमीर होते गए और बाद में ये नोबेल के बराबर हो गए। 15वीं और 16वीं शताब्दी में पॉलिटिकल चेंजेस भी आया। जैसे उस टाइम में यूरोप के रूलर सोशल चेंज लाए, जिससे फ्यूडल सिस्टम कमज़ोर पड़ गया। इतिहासकार उन्हें न्यू मोनार्च भी कहते हैं। यूरोप के राजाओं में जैसे फ्रांस के राजा लुई 11, ऑस्ट्रिया के मैक्सिमिलियन, इंग्लैंड के हेनरी 7 और स्पेन की इजाबेले और फर्डिनेंड को एब्सोल्यूट मोनार्च कहते थे। इन्होंने सेना बनाने, नौकरशाही और पूरे राष्ट्र में एक जैसा टैक्स सिस्टम लागू कराया। इस तरह नोबेल की पावर खत्म हो गई। अब किंग पूरे किंगडम का हेड हो गया। राजा के द्वारा किए गए हर तरह के पैसे के लेन देन का जिम्मा व्यापारियों और बैंकर्स को दिया गया। इंग्लैंड और फ्रांस के बाद के इतिहास में हमें उनके पावर स्ट्रक्चर के शेप में बदलाव देखने को मिलता है।
तो ये थी पूरी जानकारी 3 ऑर्डर्स की। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त सरफराज अहमद, मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।